नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जलवायु और इसका लेक्चर नंबर 5 हमारी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने आने वाला है। इससे पहले हम लोग आप सभी के साथ मुख्य तौर पर इस चैप्टर से संबंधित लेक्चर्स को कर चुके थे, है ना। और उसके अंदर हम लोगों ने मुख्य तौर पर जलवायु क्या होती है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, सर्दी का मौसम कैसे आता है, गर्मी का मौसम कैसे आता है, और उसी के साथ साथ हमने इन सभी की पूरी कहानी को आप सभी के सामने डिस्कस किया था। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग जलवायु का ये एक और जो लेक्चर है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले वर्षा ऋतु इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है वर्षा ऋतु, इसको देखेंगे। मानसून का आगमन, है ना। हमने अब तक आप सभी के साथ जो आपकी सर्दी का मौसम था उसको और उसी के साथ साथ जो आपकी गर्मी की ऋतु थी उसको समझ लिया था। सर्दी गर्मी जिसे हम लोग शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। हमारे भारत के अंदर आपको एक और प्रकार का क्या दिखती है, ऋतु दिखती है, जिसे हम लोग वर्षा या फिर बारिश का आना कहते हैं। तो भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है ये देखेंगे। वर्षा का वितरण भारत के अंदर कैसा है, क्या भारत के अंदर सारे देश के अंदर एक ही तरीके से बारिश होती है, जितनी बारिश मेघालय मणिपुर में होती है क्या उतनी ही बारिश राजस्थान में होती है, अगर नहीं तो ऐसा क्यों होता है उसको देखेंगे। और इसी के साथ साथ मानसून जो है वो हमारे देश के अंदर क्या कर देता है, एक प्रकार से एकता का ये परिचायक है। परिचायक का मतलब कि बारिश के आ जाने से भारत के अंदर एक एकता हो जाती है, कैसे वो समझेंगे। और उसी के साथ साथ आपके अभ्यास के प्रश्न यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाने की संभावना रखते हैं दोस्तों, उसको अपनी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही जबरदस्त हमारा ये चैप्टर होगा। बारिश का आना, बारिश का जाना, बारिश के जरिए भारत के अंदर एकता का हो जाना और उसी के साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आना, कि आखिर बारिश भारत के अंदर किस प्रारूप में आती है, कैसे आने की उसकी कहानी होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं, अगर आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जून के महीने में ही, अगर आपको याद होगा दोस्तों, है ना, कि जून के महीने में ही आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे उत्तरी मैदान होते हैं ना, यहां पर क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि यहां पर निम्न दाब की जो अवस्था होती है वो तेज हो जाती है। आपको ये याद होना चाहिए, हम इसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर आप देखें कि जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। अब जैसा आपको पता है कि मान लीजिए कि ये जून का महीना है ना, क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जून का महीना है और जून के महीने में आपको अच्छी खासी गर्मी दिखती है। जून जुलाई मई के महीने में हमें अच्छी खासी गर्मी दिखती है। अब हम अगर जून के महीने में हैं और जून के महीने में अगर हम लोग उत्तर भारत के अंदर बैठे हुए हैं, ये जो हमारा उत्तर भारत है, अगर हम लोग यहां पर मौजूद हैं जून के महीने में, तो यहां पर हमें क्या दिखेगा, क्या यहां पर हमें सर्दी दिखेगी या फिर गर्मी दिखेगी। आप कहेंगे कि सर ये कैसा सवाल हुआ, ये तो बहुत आसान सवाल है कि जून के महीने में हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वहां पर हमें क्या मिलेगी दोस्तों, आप सभी को पता है कि वहां पर हमें गर्मी मिलेगी। और जहां पर गर्मी होती है, आप सभी को पता है कि जहां पर गर्मी होती है वहां पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, वहां पर बन जाता है निम्न वायुदाब। क्या बन जाता है, वहां पर बन जाता है निम्न वायुदाब, है ना, लो एयर प्रेशर। तो आपको पता है कि जून के शुरुआती मौसम में हमारा जो ये उत्तर भारत है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से निम्न वायुदाब बनता है और फिर ये धीरे धीरे तेज होता चला जाता है। और इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवने हैं, कि जो हमारे क्या है दोस्तों, अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के एकदम बीचम बीच से एक रेखा निकलती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो मुख्य तौर पर जब भारत के अंदर उत्तरी मैदानों में, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर गर्मी होने की वजह से निम्न वायुदाब बनता है, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो हवाएं होती है ना, ये भारत की तरफ आनी आकर्षित हो जाती है ना। और आप देखते हैं कि ये हवाएं क्यों होती है, क्योंकि वहां पर उन हवाओं के अंदर आपको उच्च वायुदाब दिखता है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब जून के महीने में भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर अगर बात की जाए, यहां पर गर्मी होने की वजह से हमें निम्न वायुदाब दिखता है। और वहीं अगर बात की जाए जो हमारा दक्षिण भारत है, यहां पर अपेक्षाकृत हमें तापमान संतुलित दिखता है। यहां पर हमें तापमान अच्छा दिखता है और तापमान क्या है दोस्तों, यहां पर संतुलित होने की वजह से, कि
जून के महीने में दिल्ली का तापमान आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 40 डिग्री के आसपास दिखता है। वहीं उसी समय के अंदर हमें दक्षिण भारत का जो तापमान है वो 25 डिग्री के पास दिखता है। तो यहां पर आपको थोड़ा ठंडा माहौल दिखता है, और जहां ठंड होती है, जहां ठंडा माहौल होता है, वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। तो जून के महीने में आप देखते हैं कि हमारे दक्षिण भारत के अंदर, उसी के साथ हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर उच्च वायुदाब बना होता है। और यही जो उच्च वायुदाब होता है क्या करता है दोस्तों, यहां पर उच्च वायुदाब बनने की वजह से अब जो हवाएं होती हैं वो हमेशा आपको पता है कि आपके जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो जून के महीने में ज्यादा गर्मी होने की वजह से उत्तर भारत के अंदर निम्न वायुदाब बन जाता है, दक्षिण भारत के अंदर उच्च वायुदाब बन जाता है, और फिर ये उच्च वायुदाब की वजह से यहाँ की जो आपकी हवाएं हैं, यहाँ की जो आपकी हवाएं अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की हवाएं, ये फिर भारत के अंदर क्या करती हैं, आना शुरू कर देती हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि जो आपकी वर्षा ऋतु है, कि जो आपकी ये बारिश की शुरुआत है, ये मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, उसके पवनमुखी भाग में बहुत ज्यादा बारिश करती है। चलिए इसको मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि ये हमारा उत्तर भारत है, इसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पूर्वी भाग कहते हैं, पूर्व दिशा। इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारी पश्चिमी भारत कहलाता है ना, वेस्ट इंडिया। और यहां पर हम लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत। पता है आपको, जी हाँ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर यहां पर निम्न वायुदाब बन चुका है गर्मी की वजह से, है ना। यहां पर गर्मी की वजह से हमें पता है कि निम्न वायुदाब बन चुका है इस पूरे एरिया में। और ये जो हमारा क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यहां पर ठंड होने की वजह से आप लोग देखते हैं कि यहां पर उच्च वायुदाब मौजूद है। यहां पर आपको पता है कि उच्च वायुदाब मौजूद है। अब होता क्या है ये देख लीजिए। अब यहां पर उच्च वायुदाब मौजूद है, यहां पर आपको पता है कि गर्मी होने की वजह से निम्न वायुदाब मौजूद है। अब यहां की जो आपकी हवाएं हैं दक्षिण भारत के आसपास की और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो आपकी हवाएं हैं, ये क्या करती हैं, आपको ऊपर आते हुए दिखती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, ये ऊपर आते हुए दिखती हैं। और मुख्य तौर पर ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, ये इधर के हमारा जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, और ये पूर्व दिशा में तो उसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो आप देखते हैं कि जो हमारे पश्चिमी घाट है, यहां पर आसपास, यहां पर आसपास मुख्य तौर पर आप लोग क्या देखते हैं कि बारिश की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमारा जो पश्चिमी भारत का भाग है, पश्चिमी घाट के आसपास का क्षेत्र है, केरल कर्नाटक का जो हमारा इलाका है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि पवनमुख, है ना, पवनमुखी मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि तेज हवाओं के साथ आप देखते हैं कि बारिश होती है, कि बारिश भी हो रही है और बहुत तेजी के साथ हवाएं चलती हैं पश्चिम भारत की। हमारे क्या दिखता है दोस्तों आपको, हमारे पश्चिमी घाट में। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि ये हवाएं, ये जो हमारे हवा होती है या फिर ये जो हमारी बारिश होती है, ये दक्कन के पठार तक पहुंचती है, यानी कि गुजरात तक पहुंचती है। और मध्य प्रदेश जो हमारा क्षेत्र है उसके भी बहुत से भागों में आप लोग देखते हैं कि यहां पर आप देखते हैं कि बारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मानसून जो है इसकी अगर हम लोग बातचीत देखते हैं कि देखो मानसून जो है दोस्तों, इसकी अधिकतम वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। तो भारत के अगर संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो हमारी ये बारिश होती है कि मुख्य तौर पर जून का महीना हुआ, और जून का महीना होते ही आपने यहां पर क्या देखा दोस्त, आपने यहां पर निम्न वायुदाब बनते हुए देखा, और उसी के साथ साथ आपने इस क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब बनते हुए देखा। आपको पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हमारी हवाएं हमेशा जाती हैं। अब ये जो हवाएं थी ये समुद्र की तरफ से आ रही हैं, ये हमारे बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, और इस तरफ आपको पता है कि हमारा अरब सागर होता है, यहां पर हमारा अरब सागर होता है। अब ये जो हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर मौजूद बादल हैं, ये ऊपर चलते हैं, और ये ऊपर चलते हुए सबसे पहले पश्चिमी घाट को भिगाते हैं। पश्चिमी घाट में तेज हवा के साथ यहाँ पर बारिश होती है, और उसी के साथ आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी जो हमारी हवाएं होती हैं वो आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और ये सारी जो हवाएं हैं, है ना, अरब सागर की तरफ से चलने वाली जो हमारे ये बादल हैं, और हमारे आपको क्या दिखता है कि ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने वाले हमारे बादल हैं, ये असम के जाने के बाद मुड़ जाते हैं, आपको पता है। और फिर ये क्या करते हैं, हमारा जो पूरा उत्तर भारत है, यहाँ पर ये दोनों हमारे जो बादल हैं, अरब सागर के बादल और उसी के साथ हमारे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा के बादल हैं, ये आपस में उत्तर भारत में मिलते हैं, और उत्तर भारत में आप देखते हैं कि फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा जो आप बारिश होते हुए देख रहे हैं वो आपको मुख्य तौर पर हमारा उत्तर भारत, और यहाँ पर जो उत्तर पूर्व का इलाका है, मणिपुर, मेघालय, इस इलाके के अंदर आप बारिश होते हुए देखते हैं। गंगा के मैदान से पूर्व में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती रहती है, धीरे धीरे घटती रहती है। तो अगर आप हमारे उत्तरी मैदान से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यहां तक रहते हैं तिरुपुरा तक, तो यहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, अगर हम उत्तर की तरफ से, ये हमारा उत्तर डायरेक्शन है ना, अगर हम उत्तर की तरफ से पूर्व की तरफ आना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको क्या दिखता है, बादल कम दिखते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में एग्जैक्ट जहां पर हम पहुंचते हैं तो यहां पर हमें कम दिखती है ना। तो यहां पर हमने एक चीज एक अच्छे तरीके से समझी दोस्तों, क्या कि मुख्य तौर पर ये हमारा उत्तर भारत हुआ,
उसी के साथ हमने देखा कि ये हमारा पूर्व भारत हुआ, ये हमारा पश्चिम भारत हुआ, है ना, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि मुख्य तौर पर हमारा दक्षिण भारत हुआ। तो ये जो हमारे दक्षिण भारत से आने वाली हवाएं होती हैं अरब हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और उसी के साथ आपको दिखता है कि जो आपकी अरब सागर से आने वाली आपकी हवाएं होती हैं ये समस्त भारत को क्या कर देती हैं, आप देखते हैं कि भिगाती हैं। पूर्व में हमें बहुत ज्यादा बारिश होते हुए दिखती है पूर्व भारत के अंदर, और वहीं जो हमारा उत्तर भारत का इलाका होता है यहाँ पर भी, यूपी बिहार राजस्थान में भी। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, कि आप पूर्व से अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यानी कि राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिख जाती है, वर्षा कम होते हुए दिखती है। तो भारत के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान होने की वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर बारिश की उपस्थिति कम है। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में और उसी के साथ साथ गुजरात के हमारे कुछ क्षेत्र में आप क्या देखते हैं कि हमारे पास हमें कम वर्षा होती हुई दिखती है। ठीक है, क्लियर रहा। तो अब तक हमने बारिश किस प्रारूप में भारत के अंदर हो रही है, किस तरफ वो आ रही है और उसके आने का क्या कारण है, उसको आपके सामने रखा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी शीत ऋतु है, यानी कि जो हमारा सर्दी का मौसम होता है, उसके अंदर देश में क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहने लगती हैं। इसको मानचित्र से समझते हैं कि ये हमारा उत्तर दिशा हुई दोस्तों, और ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्व दिशा हुई। मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, दिसंबर का समय है, और सर्दी के मौसम में आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर क्या होने लगता है, उत्तर और पूर्व से जो आपकी आने वाली हवाएं होती हैं वो आपको बहती हुई दिखती हैं। याद होगा ऐसा क्यों? मान लीजिए कि अगर हमारा ये उत्तर, ये देखते हैं कि ये अगर हमारा दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के महीने में मुख्य तौर पर यहां पर उत्तर भारत के अंदर ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहां पर आपको तापमान क्या दिखता है, 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री के आसपास आपको दिख जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ का जो तापमान आपको 5 और 10 डिग्री दिखता है। तो यहाँ पर जहां पर ठंड होती है वहां पर आपको उच्च वायुदाब दिख जाता है, उच्च वायुदाब दिखता है। तो भारत में यहां पर तो आपको क्या दिखता है, 5 और 10 डिग्री तापमान दिखता है। लेकिन भारत से ऊपर अगर हम देखें चाइना की तरफ, वहां पर हमें 0 डिग्री तापमान दिखता है या फिर माइनस में दिखता है। और इसी वजह से आपको पता है कि भारत का जो उच्च वायुदाब होता है ये कमजोर उच्च वायुदाब होता है, और इधर से आने वाला जो हमारा वायुदाब होता है वो उच्च वायुदाब है लेकिन मजबूत, क्योंकि वहां पर ज्यादा ठंड है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि इसी वजह से जो हमारी हवाएं होती हैं वो हमें उत्तर पूर्व से आती हुई दिख जाती हैं। आप क्या देखते हैं कि सर्दी के मौसम में भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमारे उत्तर पूर्व के अंदर जो हमारी ये व्यापारिक पवनें होती हैं जिनके जरिए व्यापार किया जाता था, ये आपको आती हुई दिखती हैं, है ना। और आप देखते हैं कि ये पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। आप क्या देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर ये पवनें कहां से आ रही हैं, अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें तो आप लोग उसे समझ पाएंगे कि ये आपका उत्तर दिशा हुई दोस्त, और ये आपकी पूर्व दिशा हुई। ठीक है, अब उत्तर पूर्व का आपकी ये डायरेक्शन हो गई। दिसंबर का महीना है, मान लीजिए दिसंबर के महीने में कहां पर ज्यादा ठंड आपको दिखेगी, उत्तर भारत में ही दिखेगी, नॉर्थ इंडिया में, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। और यहाँ का तापमान आपको 5 से 10 डिग्री के आसपास दिख जाता है। लेकिन अगर हम लोग भारत से थोड़ा पीछे चले जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, चीन की तरफ चले जाएं, साइबेरिया की तरफ चले जाएं, तो यहां पर जो तापमान होता है वो माइनस में होता है। जहां पर जितनी ज्यादा ठंड होगी वहां पर उतना ही ज्यादा उच्च वायुदाब होगा। तो अगर हम इस तरफ देखते हैं तो यहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर या फिर माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से यहां पर हमें क्या दिखता है, ज्यादा भारी उच्च वायुदाब दिखता है। और इसी वजह से जहां पर ज्यादा भारी उच्च वायुदाब होगा तो वो अपने से कम उच्च वायुदाब की तरफ जाना शुरू करता है। तो यहां पर उच्च वायुदाब होता है बहुत मजबूत, यहां का जो उच्च वायुदाब होता है कमजोर, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इस प्रकार की हमारी हवाएं आने लगती हैं। और ये जो हमारी हवाएं होती हैं क्या दिखता है दोस्तों, आपको दिखता है कि ये उत्तर पूर्व दिशा से आ रही होती हैं, उत्तर, है ना, उत्तर और पूर्व दिशा से आप लोग देखते हैं कि आती हैं। और फिर ये कहां बहती हैं, फिर ये जो हमारी हवाएं होती हैं ये आपको समुद्र की तरफ जाती हुई दिखती हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, है ना। ये हमें कहां दिखती हैं दोस्तों, समुद्र की तरफ बहती हुई दिख जाती हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि तमिलनाडु में ये जो हमारी क्या देखते हैं कि तमिलनाडु के पास पहुंचने पर ये आपकी उत्तर दिशा हुई और ये आपकी पूर्व दिशा हुई दोस्तों। और आपने देखा कि यहां से हवाएं चली, क्योंकि यहां पर जो उच्च वायुदाब था वो थोड़ा कम था, और यहां का जो उच्च वायुदाब था वो थोड़ा आपको क्या दिखता है, हाई या फिर ज्यादा बड़ा दिखता है। अब आप देखते हैं कि ये जो हवाएं चली हैं ये भारत के अंदर क्या कर देती हैं, एंट्री कर देती हैं। और भारत में एंट्री करने के बाद आप लोग देखते हैं कि ये समुद्र की तरफ जाती हैं, और जब ये समुद्र की तरफ जाती हैं और तमिलनाडु पहुंच जाती है, ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के पहुंचने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि तमिलनाडु के तट पर यहां पर आपको क्या दिखता है कि ये जो हवाएं थी जो उत्तर पूर्व से आती हैं, ये हवाएं तमिलनाडु पर क्या हो जाती हैं, मिलने के बाद जो तमिलनाडु के आसपास समुद्री इलाका है यहाँ की जो हवाएं थी उनमें मिल जाती हैं। तो उत्तर पूर्व की सर्दी के मौसम में आने वाली हवाएं
आपको दिखता है कि बहुत लंबा सफर तय करते हुए तमिलनाडु पहुंच जाती हैं और तमिलनाडु के आसपास वहां के जो समुद्र के आसपास के बादल थे वो आपस में मिलते हैं और यहां पर आपको क्या दिखता है कि तमिलनाडु के तट पर यहां पर थोड़ी बहुत बारिश भी आपको दिखता है कि हो जाती है ना। ये आपने इस तरीके से देखा कि मुख्य तौर पर ये पूरा का पूरा खेल आपको होते हुए दिखता है। क्लियर रहा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि कभी कभार आप देखते हैं कि जो हमारी बारिश होती है ना, इसके अंदर आपको विराम लगता हुआ दिखता है। भाई वर्षा के अंदर विराम, यानी कि बारिश के अंदर लगातार बारिश हो रही है और अचानक रुक जाना, इसी को हम लोग वर्षा में विराम कहते हैं। क्या होती है पूरी कहानी, इसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि जो हमारी मानसूनी वर्षा है ये एक साथ आपको कई दिनों के लिए होते हुए दिखती है कि लगातार 3 दिनों तक हो रही है, लगातार 7 दिनों तक हो रही है, लगातार 5 दिनों तक आपको होती हुई दिखती है। और आप देखते हैं कि अचानक से उसके बाद क्या हो जाता है कि बारिश ना रुक जाती है कुछ समय के लिए। तो जब आप देखते हैं कि जब आपकी बारिश मानसून के समय में हो रही है, जून जुलाई के पास, आप देखते हैं कि उसके बाद आपको दिखता है कि भारत के उत्तर भारत में मुख्य तौर पर आपको बारिश होती हुई दिख रही है। लगातार कुछ दिनों तक होती है, अचानक रुक जाती है और फिर दोबारा होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मुख्य तौर पर वर्षा में विराम के तौर पर पुकारते हैं। और ये होता क्या है, ये होता इस वजह से है कि जो हमारी मानसूनी गर्त है ये उसकी वजह से होता है। मानसूनी गर्त का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता चलता हूं कि मुख्य तौर पर होता क्या है। कि मुख्य तौर पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी हवाएं हैं वो आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो दक्षिण की तरफ से जो आपकी हवाएं होती हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो आपकी उत्तर की तरफ से जो आपकी हवाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख जाता है, ज्यादा बड़ा अंतर होते हुए दिखता है। तो मानसून के समय में ध्यान से सुनिएगा, मानसून के समय में आप कभी कभार देखते हैं कि लगातार 3 दिन तक बारिश हो रही है, 4 दिन तक बारिश हो रही है, और जब आपकी 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो रही होती है, आप देखते हैं कि अचानक से ये रुक जाती है। इसके रुकने का कारण यह है कि जो हमारी पृथ्वी घूम रही होती है ना, तो उसके घूर्णन की वजह से, उसके घूमने की वजह से हवाओं की जो आपकी स्पीड होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि हम मुख्य तौर पर आपकी बारिश में भी रुकावट देख लेते हैं, है ना, आपकी बारिश में भी रुकावट देख लेते हैं, है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, घूमने की वजह से, मानसून है चल रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है। पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की वजह से कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि बारिश में हमारे क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि विराम आता है ना। अब यहां पर देखिए कि जब हमारी मानसूनी बारिश मुख्य तौर पर उत्तरी मैदानों के ऊपर होती है, कि हमारी जो बारिश के बादल हैं वो आपको कहां पर दिखते हैं, वो हमारे उत्तर मैदानों में दिखते हैं। ये सारा का सारा जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि जब बारिश के बादल उत्तरी भारत में होते हैं, नॉर्थ इंडिया में होते हैं, और ये दोनों बादल आपको कहां से आते हुए दिखे हैं, अरब सागर से आते हुए दिखे हैं, और उसी के साथ साथ आपको बताया कि आपकी बंगाल की खाड़ी से ये यहां पर पहुंचे हैं। तो ये दोनों बादल, ये दोनों शाखाओं के बादल यहां पहुंचकर बहुत ज्यादा आपको बारिश करते हुए दिखते हैं। और इसके बाद आपको दिखता है कि लगभग 15 जून के आसपास तक, याद है ना दोस्तों, 15 जुलाई के आसपास तक, है ना, कि 15 जुलाई के आसपास तक आप लोग देखते हैं कि ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचने लगते हैं। ये जो आपकी हवाएं हैं बारिश की, ये जो आपके बारिश के बादल हैं, ये आपको 15 जुलाई के आसपास तक पहुंचते हुए दिखते हैं, मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। और यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर मुख्य तौर पर तापमान क्या होता है दोस्तों, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा कम होता है ना। और इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं कि तापमान कम होने की वजह से पहाड़ों में जो आप बारिश होते हुए देखते हैं वो कैसी होती है, वो स्नो फॉलिंग होती है। आहा, बर्फ गिर रही है ना, आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके से होता है कि मैदानी क्षेत्र में क्योंकि तापमान संतुलित रहता है, आपको दिखता है कि 15-20 के करीब आपको तापमान दिख जाता है। और यहाँ पर फिर आप देखते हैं कि जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं 15 जुलाई के आसपास ही भारत के अंदर, तो तापमान यहाँ पर आपको बहुत कम दिखता है, नेगेटिव दिखता है। और इसी वजह से जब यहाँ पर आप बारिश होते हुए देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि पहाड़ों में जो बारिश होती है वो आपको हिम के रूप में आपको होती हुई दिख जाती है। अच्छा, अब आगे की बातचीत देखते हैं कि ये जो आपकी मानसूनी बारिश है, ये जो आपकी मानसूनी वर्षा है, ये मात्रा एवं समय को क्या कर देती है, आपको देखता है कि निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति को भी प्रभावित करते हुए दिख जाती है ना। आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो आपकी मानसूनी भाषा है ये किस चीज पर टिकी हुई है, आपकी मानसूनी भाषा उच्च वायुदाब से, आप सभी को पता है दोस्तों, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। आपको पता है ना कि आपकी हवाएं कुछ इसी तरीके से चलती हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारी ये जो हवाएं हैं ये मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। और यहां पर होता है निम्न वायुदाब और यहां पर होता है उच्च वायुदाब। और आप देखते हैं कि जो आपकी हवाएं हैं वो आपको बंगाल की खाड़ी से और उसी के साथ अरब सागर से उत्तर भारत की तरफ चलते हुए दिखती हैं, है ना।
और आप देखते हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर आपको क्या दिखता है कि मुख्य तौर पर आपको यहां पर भी क्या दिख जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि मानसून के समय में थोड़े समय के लिए इस क्षेत्र के आसपास आपको क्या दिख जाता है, मुख्य तौर पर क्या बनता हुआ दिख जाता है, मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर थोड़े समय के लिए निम्न वायुदाब बनते हुए दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ज्यादा गर्मी आपको दिख जाती है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है। जून जुलाई के महीने तक आप देखते हैं कि जून में बारिश शुरू होती है। आप देखते हैं कि जून में बारिश का आगमन शुरू हुआ अरब सागर की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, फिर धीरे धीरे कर ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। 15 जुलाई तक समस्त भारत जो है वो मानसून में सराबोर हो जाता है, बारिश से नहा चुका होता है। और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो आपके बादल होते हैं वो वापस जाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर आप लोग देखते हैं कि नवंबर तक आते आते मुख्य तौर पर ये जो आपके क्या है बारिश के बादल हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपको वापस जाते हुए दिखते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, इसको समझ लीजिए, है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मान लीजिए कि अभी महीना है नवंबर का, ठीक है दोस्तों, कि नवंबर का महीना चल रहा है। अब इस नवंबर के महीने में अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कहां पर आपको ज्यादा ठंडी दिखेगी, कहां पर आपको ज्यादा ठंड दिखेगी, भाई नवंबर के महीने में ये जो हमारा उत्तर भारत है यहां पर आपको ज्यादा ठंड दिखेगी। यहां का तापमान आप देखते हैं कि 10 डिग्री के आसपास नवंबर दिसंबर में आराम से पहुंच जाता है। वहीं जो हमारा दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि इसका तापमान आपको 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास दिखता है नवंबर में भी। तो यहां थोड़ी गर्मी होती है। और जहां पर गर्मी होती है दोस्तों, आपको पता है कि जहां पर गर्मी होती है वहां पर आपको पता है कि वहां पर निम्न वायुदाब बन जाता है। याद है ना कि जहां पर गर्मी हो जाएगी वहां पर निम्न वायुदाब बनेगा। और नवंबर के महीने में उत्तर भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें ठंड ज्यादा दिखती है, टेम्परेचर हमें कम दिखता है। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमें उच्च वायुदाब बनते हुए दिखेगा। और आपको पता है कि जहां पर आपका उच्च वायुदाब बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपका उच्च वायुदाब बनता है तो आपकी जो हवाएं होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो ऐसा ही होगा कि भैया अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया है और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे उत्तरी मैदान के अंदर जो हमारी हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अब उत्तर भारत के अंदर उच्च वायुदाब बन जाता है। यहां पर आप क्या देखते हैं, ठंड होने की वजह से उत्तर भारत में उच्च वायुदाब बनता है। और ये जो उच्च वायुदाब बनने की वजह से यहां से जो हमारी हवाएं हैं वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो पीछे हटने लग जाती हैं। वो कहां, वो दक्षिण भारत की तरफ, निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होता है दोस्तों। पीछे याद कर लीजिएगा कि नवंबर दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो जो हमारा ये उत्तर भारत है यहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है, क्योंकि यहां पर ठंड ज्यादा होती है। दक्षिण भारत के अंदर 20-25 डिग्री का तापमान होता है, तो यहां पर निम्न वायुदाब होता है। और हमेशा जो आपकी हवाएं होती हैं वो हाई आपकी क्या होती है, आप देखते हैं कि एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो आपके नवंबर में नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पर उच्च वायुदाब होता है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये जो आपकी हवाएं हैं ये आपको क्या दिख जाती हैं, ये आपको निम्न वायुदाब की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चलती हुई दिखती हैं। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में अब आप देखते हैं कि जब ये बादल वापस जाने लगते हैं कि यहां पर उच्च वायुदाब बन गया और इस क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब है, तो जब ये आपकी हवाएं नीचे जा रही होती हैं, वापस जा रही होती हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि इनके जाने से आसमान आपको साफ होता हुआ दिखता है। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो आपका क्या हो जाता है, जो तापमान है वो आपको बढ़ता हुआ दिखता है। और कभी कभार आपको दिखता है कि जो आपकी स्थिरता है वो आपको घटती हुई दिखती है ना। तो ये आप देखते हैं कि ये पूरे तौर पर आप देखते हैं कि खेल होता है। अच्छा, एक शब्द यहां पर रखा गया है जिसे हम लोग कह रहे हैं कि जो तापमान होता है और ये जो आर्द्रता होती है वो दिन के समय आपको अहसाई होते हुए दिख जाती है। नवंबर के समय में अगर आप लोग देखें तो मुख्य तौर पर सूरज की ज्यादा उपस्थिति होने की वजह से नवंबर के जो दिन होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, वहीं उसकी जो सुबह और जो रात होती है वो ठंडी होती है। तो यहां पर यही बात की गई कि जब आपकी हवाएं जाने लगती हैं नवंबर के आते आते उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, तो मुख्य तौर पर आसमान साफ हो जाता है। और जो आपके दिन होते हैं नवंबर के अंदर उत्तर भारत में वो थोड़े गर्म होते हैं, आर्द्र होते हैं। इनको कुवार की उमस कहा जाता है, एक शब्द के तौर पर इन्हें पुकारा जाता है। उत्तर भारत में जब नवंबर और दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि दिन के समय में जो गर्मी होती है धूप के थोड़े ज्यादा हो जाने की वजह से, इसे क्या कहा जाता है, कुवार की उमस कहा जाता है। और सर्दी, ये जो आपका नवंबर दिसंबर का महीना है दोस्तों, नवंबर दिसंबर के अंदर सुबह और आपको पता है कि मुख्य तौर पर आपका जो क्या दिखता है दोस्त, आपको जो शाम दिखती है वो तो आपको ठंड दिखती ही है, ठंडी उसमें होती है। लेकिन दिन के समय में आप देखते हैं कि यहां पर क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है सूरज की रोशनी ज्यादा होने की वजह से। और इसी को हम लोग सामान्यतः कुवार की उमस के तौर पर पुकारते हैं। और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर आप लोग देखते हैं कि नवंबर की शुरुआत में ही
हमारा ये जो उत्तर पश्चिमी भारत है ना, नवंबर की शुरुआत में ही ये जो हमारा उत्तर और उसी के साथ साथ ये जो हमारा पश्चिमी भारत आपको दिखता है, ये जो हमारा पश्चिमी भारत आपको दिखता है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि निम्न वायुदाब की अवस्था बनने लग जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आपकी हवाएं होती हैं नवंबर तक आते आते पूरे उत्तर भारत को क्या कर चुकी होती हैं, पार करते हुए दक्षिण भारत में पहुंच चुकी होती हैं। और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये दक्षिण के तटवर्तीय इलाके हैं ना, दक्षिण भारत के तटवर्तीय इलाके हैं, वहां पर जाकर क्या कर देती हैं, चक्रवात बनाती हैं। चक्रवात का मतलब कि गोल गोल आपकी हवाएं घूमने लग जाती हैं, है ना। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी ये जो चक्रवात होता है कि उत्तर भारत, ये हमारा उत्तर भारत हुआ दोस्त, ये हमारा पूर्वी भारत हुआ, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये हमारा पश्चिमी भारत हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब हमारी हवाएं, मानसून वापस जा रहा होता है, तो आपको दिखता है कि वापस जाते हुए ये हवाएं क्या करती हैं, मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी, ये जो हमारा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के आसपास आप देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बादल मौजूद होते हैं। तो ऊपर से आने वाली ये जो हवाएं और बादल हैं बंगाल की खाड़ी के बादलों के साथ मिलते हैं, और इन दोनों के मिल जाने से बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, और इन्हीं हवाओं को हम लोग चक्रवात के नाम से पुकारते हैं। और ये चक्रवात बहुत ज्यादा आपको क्या दिखते हैं, खतरनाक दिखते हैं। ये चक्रवात मुख्य तौर पर हमारे जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, इन इलाकों को भी क्या कर देते हैं, कभी कभार प्रभावित कर देते हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं ये हमारे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों तक भी आपको पहुंचते हुए दिखते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि नवंबर को पार करते करते आपको दिख जाता है कि नवंबर एंड तक ये जो हमारी पूरी उत्तर भारत से आने वाली हवाएं थी ये आपको समुद्र में विलय करती हुई दिख जाती हैं। तो जब आपकी उत्तर भारत की हवाएं और समुद्र के ऊपर उपस्थित जो हमारे बादल हैं एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति घर्षण होता है। कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी क्यों सुने, उत्तर भारत के बादल कहते हैं कि हम तुम्हारी क्यों सुने, तो एक दूसरे में इनमें विरोध होता है, और उसी विरोध की वजह से आप लोग देखते हैं कि चक्रवात बनता है, जोर जोर से तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। और आप देखते हैं कि जोर जोर से जब ये तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेजी के साथ बड़ी बड़ी हवाओं के बवंडर खड़े हो जाते हैं, चक्रवात बन जाता है। तो ये तूफान लेकर आता है बंगाल की खाड़ी में, और ये बंगाल की खाड़ी का तूफान बांग्लादेश और भारत का जो पश्चिम बंगाल का राज्य है उसको प्रभावित करता है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बारिश आई कैसे, और भारत के अंदर ये जो बारिश का पूरा मौसम रहा ये गया कैसे, वो तो हमने देखा। अब जानने की ये कोशिश कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर बारिश का बंटवारा कैसे है। क्या भारत में हर एक राज्य में, हर एक शहर में एक समान बारिश होती है, या फिर हमारे देश के अंदर बारिश में आपको असमानता दिखती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जो भारत का पश्चिमी भाग है ना दोस्तों, अगर हम देखें कि जो भारत का हमारा पश्चिमी भाग है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें कम बारिश होते हुए दिखती है। वहीं जो हमारा पूर्वी भाग है दोस्तों, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है यहां पर आपको ज्यादा बारिश होते हुए दिखती है। भैया पूर्वी भारत के अधिकतर जो हमारे क्षेत्र है वहां पर 400 सेंटीमीटर की बारिश एक साल के अंदर हो जाती है। वहीं जो हमारा पश्चिमी भारत है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हुआ, वहीं आप देखें कि पंजाब के कुछ क्षेत्र हुए, वहीं हमारा राज्य गुजरात का कुछ इलाका हुआ, यहां पर आप देखते हैं कि जो बारिश होती है वो आपको 60 सेंटीमीटर के आसपास दिखती है। देश एक ही है दोस्तों, देश एक ही है, लेकिन देश एक होते हुए भी आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी दिशा के अंदर 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है एक साल में, और वहीं पश्चिमी डायरेक्शन की तरफ यूपी और आप देखते हैं राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के इलाकों में आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश आपको होती हुई दिखती है ना। उसी के साथ साथ हम देखें कि जो हमारा दक्षिणी पठार है, दक्षिणी पठार का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा इलाका है, ये जो हमारा पठारी क्षेत्र है ना, ये जो हमारा पठारी क्षेत्र है पूरा, यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि यहां पर भी हम देखते हैं कि पूर्व की अपेक्षा कम बारिश होती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश तो पूर्व में होती है। अगर हम पूर्व की अपेक्षा हमारे दक्कन के पठार यानी कि साउथ इंडिया को देखें, इस क्षेत्र को देखें, तो यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि यहां पर भी पूर्व की अपेक्षा कम बारिश होती है। और भाई अगर बात की जाए भारत के एकदम उत्तरी इलाके की यानी कि जम्मू कश्मीर की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेह नामक इलाका है, यहां पर तो बहुत कम बारिश आपको होती हुई दिखती है। अच्छा, देश के जो हमारे अधिकतर इलाके हैं, देखिए सबसे ज्यादा बारिश हमने पूर्व दिशा में होते हुए देखी। हमारा जो मेघालय का इलाका है ना, मौसिन राम, वहां पर आपको सबसे ज्यादा होती हुई दिखी बारिश 400 सेंटीमीटर के आसपास की। वहीं पर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारे पश्चिम के इलाके हैं वो तो बहुत कम बारिश होते हुए देखते हैं। हमारा जो ये दक्षिण भारत का इलाका है, यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको अच्छी बारिश होती हुई दिखती है, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। और जो हमारे बीच का ये भारत का क्षेत्र है, यूपी बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मध्यम बारिश होते हुए दिख जाती है।
और जो हमारे ठंडे इलाके हैं, बर्फ वाले इलाके हैं, वहां पर जब बारिश होती है तो आपको कैसे दिखती है? हमारा जो हिमाचल का क्षेत्र हुआ, वहां पर बारिश जो होती है वो बर्फ के तौर पर आपको होती हुई दिखती है। अब एक चीज देखते हैं दोस्तों, वो क्या है कि ये जो मानसून है, कि जब हमारे देश के अंदर बारिश आती है ना, तो इसके आ जाने से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आप क्या देखते हैं कि एकता आ जाती है। वो कैसे? भारत की जो पूरी की पूरी खेती है दोस्तों, वो आपको कैसे टिकी हुई दिखती है? वो मानसून पर आधारित दिखती है। तो जब भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि मानसून का आना होता है, तो भारत के अंदर जब हमारी ये मानसूनी हवाएं आती हैं, आपको दिखता है केरल से एंट्री मारती हैं, अरब सागर की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जब ये उत्तर भारत की तरफ आने लगती हैं हमारी हवाएं, तो आपको दिखता है कि इसकी वजह से पूरा भारत एक कहीं ना कहीं एक जैसा एकता में सराबोर हो जाता है। क्योंकि भारतीयों की जो अधिकतर आबादी है वो आपको कैसे दिखती है? वो आपको कृषि पर ही निर्भर दिखती है, खेती पर ही निर्भर दिखती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कृषि के कारण ही हर भारतीय को क्या होता है, आप देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में भोजन मिल पाता है। ये बारिश ही है जो मुख्य तौर पर क्या करती है, हमारे पूरे भारत के अंदर खेती के जो हमारे किसान होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं, चाहे पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, तेलंगाना के, ये सभी लोग बैठे होते हैं कि बारिश आएगी। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही चीज के लिए बैठे हुए हैं जो भारत को एक करती है। बारिश कहीं ना कहीं क्या करती है, हम लोगों में एकता को परिचारित करती है, और उसी के साथ भारतीयों को जो प्रचुर मात्रा में भोजन होता है वो इस बारिश की वजह से ही मिलता है। हमारे देश के अंदर जो हमारे अधिकतर त्योहार है ना दोस्तों, वो भी आपको बारिश पर ही आधारित दिखते हैं। कि भारत के जो त्योहार हुए, यहाँ पर जो हमारी संस्कृति हुई, वो कृषि और आप क्या देखते हैं कि मानसून पर बहुत ज्यादा आपको टिकी हुई दिखती है। भारत के अंदर हम देखते हैं कि हम लोहड़ी मनाते हैं, हरियाणा का तीज बनता है, ये सभी आप लोग क्या देखते हैं, ये सभी हम लोग अपनी बारिश और बारिश के आगमन पर ही बड़े स्तर पर मनाते हैं। तो इन बातों से साबित होता है कि मानसून के आ जाने से जो भारत होता है वो एक प्रकार से एकता के सूत्र में प्रतिपादित हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो हमने आपके साथ अपनी इस क्लास के सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको डिस्कस किया। जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, तापमान क्या होती है, और उसी के साथ साथ आपसे वर्षा का वितरण कैसे है, बारिश किस तरीके से आती है, किस तरीके से जाती है, सर्दी का आना कैसे होता है, सर्दी का जाना कैसे होता है, गर्मी ऋतु की कैसे बनती है, उसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ आपके चैप्टर से संबंधित जो आपके सवालात हैं, क्वेश्चन से, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर आप लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा आपको बारिश होते हुए दिखती है। हम देखते हैं कि भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इस इलाके में, मौसिन राम में होती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि 400 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश आपको एक साल में होते हुए दिख जाती है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कि गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना है, मई जून जुलाई का महीना है, उसमें जो हमारा उत्तरी भारत है वहां पर जो गर्म गर्म हवाएं आप चलते हुए देखते हैं, जिसकी चपेट में अगर आप आए तो आप मूर्छित हो सकते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग लू के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कि मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये हमारा उत्तरी दिशा हुई और उसी के साथ ये हमारा पश्चिम दिशा हुई। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से भारत के उत्तरी पश्चिम में आप लोग देखते हैं कि वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ बनता है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है? आप सभी को हमने बताया था कि जो आपका क्या है दोस्तों, मेडागास्कर से हवाएं चलनी शुरू होती हैं और वो पहुंचती हैं इस इलाके में, और यहां पर आप देखते हैं कि बारिश होती है। अगला सवाल है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? एक अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, और आपको पता है कि जून का महीना प्रारंभ होते ही मुख्य तौर पर अगर आप हमारे भारत को देखें तो जो हमारे क्या दिखता है दोस्तों, यहां पर आपको दिखता है लक्षद्वीप, इधर हमारा क्या दिखता है दोस्तों, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहां पर आपको जो केरल दिखता है। सबसे पहले हमारे द्वीपों पर बादल पहुंचते हैं, यहां पर बारिश करते हैं, और उसके बाद 1 जून के आसपास केरल के अंदर आप देखते हैं कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? भारत के अंदर जो हमारी सर्दी होती है उसकी क्या विशेषता है? इतना आसान सवाल है। आपको पता है कि सर्दियों में जो हमारे दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं और रात भी कैसे दिख जाती है दोस्तों? आपको दिखता है कि रातें भी आपको ठंडी होती हुई दिखती हैं, है ना? तो जब एकदम जनवरी का मौसम हो, जनवरी का आपके पास महीना हो, तो दिन में भी ठंडी रहती है, सूरज नहीं निकलता, और गर्मी में भी, रात में भी तो आपको बहुत ज्यादा ठंडी दिखती ही है। अगला सवाल है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इन सभी कारकों के बारे में आपको एक एक कर क्या करना है दोस्त, बताना है। सबसे पहले हम लोग देखें कि किसी भी देश की जो जलवायु होती है वो मुख्य तौर पर प्रभावित हो जाती है उस जगह के अक्षांश से, अक्षांशीय रेखाएं, उसी के साथ साथ वहां पर उस इलाके की ऊंचाई,
वहां पर मौजूद जो एयर प्रेशर होता है, वायु दाब, वहां पर किस तरीके से हवाएं बहती हैं, वो उस इलाके की समुद्र से कितनी दूरी है, और वहां पर जो आपकी महासागरीय धाराएं हैं, ये सभी चीजें क्या कर देती हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को और भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगला, भारत में हमारी जो ये मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, भारत में हमें मानसून आधारित जलवायु क्यों दिखती है, ये देखते हैं। भाई हमारा जो प्यारा भारत देश है, यहाँ पर हम जलवायु मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि जो मानसून की पवनें होती हैं, ये जो आपकी बारिश की पवनें हैं ना, यही क्या करती हैं, भारत में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। और भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि इन्हीं हवाओं से हमारी सर्दी गर्मी सब बनती है, और इसीलिए हम लोग भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो मुख्य तौर पर जो हमारा भारत का भाग उत्तर और पश्चिम दिशा में है, यानी कि उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, राजस्थान गुजरात का थोड़ा बहुत क्षेत्र है, वहां पर आप देखते हैं कि तापमान अधिक होता है, वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये आपको समुद्र से दूर होता हुआ दिखता है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समुद्र से दूर है, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा गर्मी होती है हमारे उन राज्यों से जो समुद्र के ज्यादा पास आपको दिखते हैं। अगला सवाल है कि किन पवनों के कारण मलाबार तट पर वर्षा होती है? मलाबार तट आप सभी को पता है दोस्तों, है ना, केरल में दिखता है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा ये केरल के अंदर होने वाली बारिश है, जब आप देखते हैं कि जून का महीना होता है तो केरल के अंदर आप देखते हैं केरल का ये जो तट है वहां पर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि मानसूनी हवाएं वहां पहुंच जाती हैं, और इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि केरल के अंदर बारिश होने लगती है। तो हम लोग आप सभी के साथ एमसीक्यूज के सवालों को देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी देख ही रहे हैं। अगला सवाल है कि जेड धाराएं क्या हैं तथा ये किस प्रकार किसी भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं? देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर जब आप क्या देखते हैं कि लगभग 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर्स हैं, वायुमंडल की 5 परतें हैं, और इनमें सबसे पहली परत है जिसे हम लोग शोभ मंडल कहते हैं। और इसी के अंदर आप लोग देखते हैं कि इसी शोभ मंडल के अंदर बहुत तेज हवाएं जो बहती हैं, उन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग जेड धारा के नाम से पुकारते हैं। ये भारत के अंदर क्या करती हैं, ये भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर क्या करती हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि एक प्रकार से अपना प्रेशर बनाती हैं, और इसी हवा की वजह से हम लोग देखते हैं कि ये जो हवाएं होती हैं ये भारत के जो ऊपरी इलाके हैं, जो आपको पहाड़ों के आसपास के क्षेत्र दिखते हैं, वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। अगला, मानसून को परिभाषित करें और बताएं कि मानसून में विराम से आप लोग क्या समझते हैं, है ना, मानसून क्या होता है ये बताइए, और मानसून में आने वाले विराम से आप लोग क्या समझते हैं। भाई हवा की दिशा में, क्या आपकी जो हवाएं हैं उनकी दिशाओं से आप लोग क्या देखते हैं कि अचानक आप क्या देखते हैं कि मई जून के महीनों में आप लोग क्या देखते हैं कि हवाएं चल रही हैं, और हवाओं के चलने की वजह से भारत के उत्तर भारत में मौसम का परिवर्तन होना, यही हम लोग क्या कह रहे हैं, मानसून कह रहे हैं, इसी को हम लोग मानसून कहते हैं। और मानसूनी पवनें जो आती हैं ये क्या करती हैं, उत्तर भारत के अंदर क्या करती हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि बारिश कराती हैं। और जब आपकी ये मानसूनी बारिश हो रही होती है, कुछ दिनों तक हुई, अचानक से रुक गई, और बारिश का मानसून के समय में कुछ दिनों तक होना और अचानक रुक जाना, इसी को हम लोग मानसून में विराम के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? अगर हम देखें कि जो मानसून के आते ही क्या हो जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत में कृषि की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है, कि जब भारत में मानसून आता है तो भारत की जो हमारी खेती की प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आ जाती है। आज भी भारत की आधे से अधिक आबादी, अपनी आबादी क्या है, देश की लगभग 70% के करीब जो जनसंख्या है वो कृषि पर आपको टिकी हुई दिखती है। और इसी के अलावा कृषि के जो हम क्या देखते हैं कि कृषि के कारण ही, हमारी खेती की वजह से ही भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को भरपूर भोजन मिल पाता है, खाना मिल पाता है। और हमारे जो अधिकतर त्यौहार हैं, हमारा जो अधिकतर संस्कृतियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसून पर ही आधारित हैं, और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मानसून के आने से भारत के अंदर एकता मजबूत होती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा अधिक क्यों घटती चली जाती है? कि अगर आप पूर्व की तरफ देखें, ये जो हमारा पूर्व भारत है, मेघालय, मिजोरम, यहाँ ज्यादा बारिश है, और पश्चिम में क्यों कम है, राजस्थान की तरफ, ये पूछा जा रहा है। हम देखते हैं कि जब हमारी मानसूनी पवनें उत्तर भारत में एंट्री करती हैं तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई क्या कर देती हैं, कम आर्द्रता उनके अंदर होती है, कि धीरे धीरे जब आप देखते हैं कि आपकी जो बंगाल की खाड़ी की बादल पहुंचे मेघालय, मिजोरम में, तो उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन जब वो मुड़ते हैं किस तरफ, पश्चिम की तरफ, तो उनके अंदर जो पानी होता है, उनके अंदर जो आर्द्रता होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उनका पानी खत्म होने लगता है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि पूर्व में ज्यादा बारिश होती है, और जो पश्चिम की तरफ हमारी हवाएं पहुंचती हैं वो कम आर्द्रता, कम पानी होने की वजह से आपको दिखता है कि वहां पर कम बारिश आपको होते हुए दिखती है। अगला सवाल है
कि मानसून को एक सत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, ये समझते हैं, है ना, कि मानसून एक सत्र में बांधने वाला क्यों है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस सवाल को हमने अभी भी किया है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं, है ना, ये है सवाल। अब यहाँ पर हमारे सामने सवाल है कि कारण बताइए, आपको इनके कारणों को बताना होगा और इनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एक एक कर हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के साथ कुछ सवाल हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की दुनिया में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। अगर हम लोग देखें कि जो सूर्य की आभासीय गति है, सूर्य के अंदर आप देखें जो हमारी आभासीय गति है, निम्न दाब का जो गर्त है वो दक्षिण की ओर क्या हो जाता है, फैलने लग जाता है। आप देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब कि ये जो हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इलाका है, बांग्लादेश और उसी के साथ श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जो आप देखते हैं कि जो परिवर्तन आता है मौसम में, वो किस वजह से आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो सर्दी और गर्मी को लाती हैं, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि हवाओं के आने की वजह से ही हमारे उत्तर भारत में, भारत में ही नहीं समस्त उत्तर भारत में, हमारा भारत में ही नहीं समस्त हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, हमारा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, मिजोरम हुआ, और जो हमारे सभी देश आपको दिखते हैं, यहां पर आप लोग देखते हैं कि हवाओं की वजह से ही मौसम में परिवर्तन होता है, और इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के अंदर और भारत के आसपास के देशों में बहुत जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि चीजें बदलती हैं। अगला, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है ना। हम क्या देखें कि भारत की अधिकतर बारिश कुछ ही महीनों के अंदर आप लोग होते हुए देखते हैं, जून के आसपास के क्षेत्रों में, जून से जुलाई में, कि भारत में जो वर्षा है वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि मानसून के महीनों पर ही टिकी होती है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि देश के अंदर जो बारिश है वो हमें सिर्फ जून से जुलाई के महीनों में ही अधिक होते हुए दिखती है। जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो मानसूनी हवाएं अपने अंदर पानी को रखे हुए होती हैं, ये जब उत्तर भारत में आती हैं तो इनके आने से आप देखते हैं कि बारिश होती है। अगला सवाल है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, कि तमिलनाडु में अगर हम लोग देखें, तमिलनाडु के तट पर ना सर्दी के मौसम में बारिश हो जाती है। वो कैसे, आप सभी को पता है दोस्तों कि मुख्य तौर पर ये हमारा भारत है, और जब हमारी सर्दी के मौसम में जो हमारी हवाएं वापस जा रही होती हैं, ये यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि तमिलनाडु के आसपास जो बादल हैं, इन हवाओं से हमारी उत्तर से आने वाली हवाएं मिल जाती हैं, और इन दोनों के मिल जाने से आप देखते हैं कि तमिलनाडु के तट पर थोड़ी बहुत बारिश आप देखते हैं कि हो जाती है। तो सर्दी का मौसम होता है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में आप देखते हैं कि उत्तर से आने वाली हवाएं और तमिलनाडु के आसपास की हवाएं मिलने से यहां पर आप देखते हैं कि बारिश होती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि पूर्वी तट के डेल्टा के क्षेत्र में चक्रवात क्यों आते हैं। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, हमें पता है कि जो हमारा ये पूर्व डायरेक्शन है, ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर चक्रवात आ जाता है। चक्रवात का मतलब कि तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आप सभी को पता है कि जो आपकी उत्तर की आने वाली हवाएं हैं वो हमारे इस बंगाल की खाड़ी के अंदर जो मौजूद हवाएं होती हैं उनसे मिलती हैं। इन दोनों हवाओं के मिलने से आप देखते हैं कि एक प्रकार से तेज हवाओं का घूर्णन होने लगता है, और ये जो आपकी तेज हवाओं का घूर्णन होता है यही चक्रवात को बनने लगता है, और फिर ये चक्रवाती हवाएं हमारे जो पश्चिम बंगाल का इलाका है और बांग्लादेश का इलाका है उसे प्रभावित करती हैं। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं दोस्तों, है ना। यहां से जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो आपको थोड़े लंबे और जटिल होते हुए दिखेंगे। लिखा है कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। कि भारत की हमारी जो जलवायु है वो आपको क्या दिखती है दोस्तों, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग दिखती है। कैसे, ये आपको बताना है। हमारे देश के अंदर जो जलवायु है ना, उसका समुद्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो समुद्र के पास हैं वहां का मौसम संतुलित है। जितने आप समुद्र से दूर जाते हैं आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर आपको अलग प्रारूप दिखता है, कि जितने भी समुद्र के नजदीक हमारे इलाके हैं वहां पर आपको मौसम का एक ही जैसा मौसम दिखता है, संतुलित मौसम। 25 डिग्री के आसपास तापमान है, 30 डिग्री के आसपास आपको तापमान उन क्षेत्रों में दिखता है। लेकिन जितना दूर आप जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, उतना ही आपको मौसम में असमानता दिखती है। कि चेन्नई का मौसम अगर हम लोग देखें कि साल भर मुख्य तौर पर एक समान ही रहता है, 25 डिग्री के आसपास दिखता है। लेकिन दिल्ली के मौसम में आप देखते हैं, क्योंकि समुद्र से दूरी है इसकी, तो आप देखते हैं कि जो हमारा दिल्ली है मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है, दिल्ली जो है हमारा समुद्र से दूरी होने की वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर सर्दी में 10 डिग्री तक तापमान दिखता है, 5-5 डिग्री तक तापमान दिखता है। गर्मी के अंदर 45 डिग्री तक यहाँ पर तापमान पहुंच जाता है। तो ये जो समुद्र से दूरी है यही मुख्य तौर पर क्या बताती है, आपको दिखता है कि भारत में हमें जलवायु अवस्थिति दिखती है। दूसरा है कि मौसम की विषमता महाद्वीपीय अवस्था को कहते हैं। आप क्या देखते हैं कि भारत ही नहीं, हमारा जो पूरा एशिया का क्षेत्र है वो मुख्य तौर पर इसी तरीके की जलवायु को अपने अंदर रखता है। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भाग हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, दक्षिणी भाग है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ का मौसम अच्छा है, समान रहता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के अगर हम
पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखती है, ज्यादा बारिश होते हुए दिखती है और वहां का मौसम हमें थोड़ा अलग दिखता है। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, जो हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र है, वहां आपको बहुत ज्यादा क्या मिल जाती है दोस्तों, तेज गर्मी पड़ती हुई दिखती है और आपको दिखता है कि सर्दी के मौसम में उतनी ही सर्दी दिखती है। कभी राजस्थान जाएं रेगिस्तान के अंदर तो गर्मी में वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, सुबह गर्मी का दिन है तो, और जब वही दिन शाम हो जाती है, आप देखते हैं कि गर्मी का ही अगर जून जुलाई का ही वक्त है और उसी समय आप देखें कि शाम हो जाती है तो वो रेत बहुत ज्यादा ठंड भी आपको होती हुई दिखती है। अगला सवाल है कि मानसून की अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए कि आखिर भारत के अंदर ये मानसूनी हवाएं आती कैसे हैं, इनकी पूरी कहानी क्या है, इसको आपको क्या करना है, एक एक कर स्पष्ट करते चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ये मानसून है, ये जून के प्रथम सप्ताह में आप लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है और ये हमारा जो जून का पहला सप्ताह है उसमें आप देखें कि मुख्य तौर पर अरब सागर की तरफ से हमारे ये बादल चलते हैं और उसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से आप लोग देखते हैं कि ये हमारे बादल चलते हैं और ये पूरे भारत को क्या करते हैं, बारिश के अंदर सराबोर करते हैं। तो जून के पहले सप्ताह में 1 जून के आसपास हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, 3 तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र उसे प्रायद्वीप कहते हैं, यहां से आप देखते हैं कि एक तरफ अरब सागर से चलने वाले हमारे बादल होते हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि एक तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी से चलने वाले हमारे बादल होते हैं और ये लोग क्या, ये दोनों बादल क्या करते हैं, ये दोनों हवाएं चलने शुरू करती हैं और इनके अंदर जबरदस्त मात्रा में बादल होते, पानी दिखता है। आपकी जो अरब सागर की शाखा है, ये आपको दिखता है कि 10 जून के आसपास क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर मुंबई तक पहुंच जाती है और मुंबई में बारिश हो चुकी होती है। 15 जून तक आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारी शाखा है, ये सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, कच्छ और देश का जो मध्यम भाग है, मध्य प्रदेश तक आप देखते हैं कि हमारी जो अरब सागर की शाखा है वो पहुंच चुकी होती है। बंगाल की जो खाड़ी की शाखा होती है थोड़ी तेज भागती है दोस्तों, और जून के पहले ही सप्ताह में आप लोग क्या देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जून के पहले ही सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है। अब असम में ना ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की वजह से इसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है किस तरफ, पश्चिम की तरफ। ये जा रही है यहां से, असम पहुंचने के बाद ये मुड़ जाती है पश्चिम की तरफ और पश्चिम में फिर ये गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो दोनों आपकी फिर क्या होती है दोस्तों, आप देखें कि ये जो आपकी अरब सागर की शाखा है, उसी के साथ साथ ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा असम जाने के बाद मुड़ गई, ऐसे ही आपकी अरब खाड़ी की अरब की जो आपकी बादल थे वो भी आपको दिखते हैं, वो वहां मौजूद होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की जो हमारी खाड़ी की शाखाएं हैं, इन दोनों का मिलन हो जाता है गंगा के मैदानों में यूपी बिहार के अंदर, और आप देखते हैं कि जब यहाँ पर इनका मिलन होता है तो मुख्य तौर पर जो हमारा दिल्ली है वहां पर ज्यादा बारिश होती है। तो 29 जून के आसपास इन दोनों शाखाओं का आप लोग क्या देख लेते हैं कि मिलन हो जाता है। और जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोग देखते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अंदर आप देखते हैं कि बारिश जबरदस्त तौर पर हो चुकी होती है और 15 जुलाई तक फिर ये जो हमारा बचा हुआ भारत का इलाका होता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बारिश होती है और फिर आपको पूरा भारत क्या दिख जाता है, 1 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक बारिश के अंदर डूबा हुआ दिखता है। और फिर सितंबर के महीने तक आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारे बादल थे ये आपको उत्तर भारत से वापस क्या दिखते हैं, समुद्र की तरफ आना शुरू कर देते हैं, है ना। अक्टूबर के महीने तक आप देखते हैं कि ये उत्तरी भारत से पूरी तरह हट जाते हैं और ये वापस क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ विचलन करना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ग्रीष्म ऋतु की अवस्थाएं और उसकी विशेषताएं बतानी है कि जो हमारी सर्दी का मौसम होता है, सर्दी की ऋतु होती है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं वो आपको बताना है। अगर हम लोग देखें कि उत्तर भारत में जब हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहां पर आपको दिखता है कि अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने से फरवरी के महीने तक बहुत ज्यादा ठंडी दिखती है। देश के अधिकतर भागों में हम लोग देखें जो दिसंबर और जनवरी होते हैं वो सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो दक्षिण भारत है, अगर आप लोग मान लीजिए कि दिसंबर का महीना है और अगर आप लोग तमिलनाडु में बैठे हैं और अगर आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो तमिलनाडु से दिल्ली चलने में आप लोग तापमान में एकदम परिवर्तन होते हुए देखेंगे। तमिलनाडु में एकदम चिल माहौल है ना, आप बनियान के अंदर वहां पर टी शर्ट के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ आएंगे, ऊपर आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडे कपड़ों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मुख्य तौर पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो उत्तर भारत है वो नवंबर और फरवरी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा हमारे ठंडे क्षेत्र हैं, और जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं तो आपको वहां पर तापमान में गिरावट महसूस होती है ना। और जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं कि मुख्य तौर पर पहुंचते हैं हमारे हिमालय के क्षेत्रों पर, तो हिमालय के क्षेत्रों में आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है वहां पर आप लोग देखते हैं कि बारिश होने की वजह से उन इलाकों में आप देखते हैं कि बारिश जो होती है वो बर्फ के तौर पर होती है और इस समय मौसम साफ होता है, तापमान आपको एक परितोष तौर पर दिखता है। और आप देखेंगे जो हमारी ये शीत ऋतु है ये मुख्य तौर पर क्या करती है, आप लोग देखते हैं कि शीत ऋतु के आ जाने की वजह से
जब हमारी ठंड आ जाती है तो जो हमारा उत्तर भारत है, जब सर्दी का मौसम आता है तो जो हमारा उत्तर भारत होता है यहाँ पर क्या बन जाता है, ठंड होने की वजह से यहाँ पर भारत में, उत्तर भारत में आप देखते हैं कि उच्च वायुदाब बन जाता है, और जो हमारा दक्षिण भारत होता है वहां पर निम्न वायुदाब बन जाता है। और इसी वजह से शीत ऋतु में आप लोग देखते हैं कि हमारे मैदानी भागों में कुछ जगहों पर आप देखते हैं कि हल्की फुल्की बारिश होती है, और जो हमारे पर्वत होते हैं सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि हमारे स्नो फॉलिंग जो होती है वो इसी वजह से होती है कि हमारे जो भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं होती हैं वो मुख्य तौर पर क्या कर देती हैं, जम्मू कश्मीर में जब पहुंचती हैं तापमान यहाँ पर कम होता है, एकदम ठंड हो रही होती है, तो बारिश तो होती है लेकिन वो सिर्फ हिमपात या फिर गर्मी के तौर पर ही आप देखते, सॉरी बर्फ के तौर पर ही आप देखते हैं कि उसकी उपस्थिति होती है। अगला सवाल है कि भारत में होने वाली जो हमारी मानसूनी वर्षा है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। हमारी जो वर्षा की शुरुआत है ये आपको पता है कि पश्चिमी घाट से होती है, और वहां से आप देखते हैं कि हवा के साथ चलने वाली तेज बारिश के साथ इसकी शुरुआत होती है, फिर ये दक्कन के पठार तक पहुंचती है, यानी कि हमारे गुजरात तक पहुंचती है और फिर मध्य प्रदेश को भी सराबोर कर लेती है, और उसके बाद फिर ये भारत में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। मानसून की वजह से ही भारत के अंदर हमारा जो अधिकतर क्षेत्र है उसको पानी मिल पाता है। भारत का जो पूर्वी भाग है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, वहां पर आपको ज्यादा बारिश होते हुए दिखती है। और आप देखते हैं कि जो हमारे गंगा के मैदान है यहाँ पर अगर आप पूर्व दिशा से, अगर आप मेघालय, मिजोरम से राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं दोस्त जहां पर आप लोग बहुत कम बारिश होते हुए देखते हैं। हमारे पास ये भी पता है दोस्तों कि जब लगातार बारिश हो रही होती है और लगातार बारिश होते होते जब उसमें कुछ समय का बीच में अंतराल आ जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वर्षा का विराम या फिर वर्षा में आए हुए विराम के तौर पर इसे समझते हैं। मुबारक हो दोस्तों, हमने अपनी आज की इस क्लास के बहुत ही बेहतरीन बिंदुओं को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अपनी आज की क्लास में हमने क्या करा, हमने अपनी आज की क्लास के 1 मिनट रिवीजन को किया। वर्षा ऋतु क्या है, कैसे आती है, मानसून का आना और उसी के साथ भारत में वर्षा का वितरण, और मानसून कैसे भारत को एक एकता के रूप में परिचायक करता है ये देखा, और उसी के साथ साथ हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने रखा। तैयार हो जाइए दोस्तों, अब आपके सामने अपनी आज की क्लास के बेहतरीन से सवालों को रखेंगे और एक एक कर इनके आंसर्स देना आप लोग शुरू कर देंगे। पहला सवाल है कि शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर में उत्पन्न होते हैं। कि जब सर्दी का मौसम होता है और गोदावरी, कृष्णा नदी जो है हमारी, वहां पर आप लोग देखते हैं कि वहां के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवात बनते हैं, तो वो किस सागर में बनते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर। सवाल आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर दे देंगे, ज्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्दी के समय बारिश हो जाती है दोस्त। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम बारिश का क्षेत्र है। तो ये हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे, इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि जब सर्दी के मौसम में गोदावरी, कृष्णा नदी जो होती है, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, ये होती है कावेरी नदी, ये होती है कृष्णा नदी और ये होती है गोदावरी नदी। इन तीनों नदियों के आप क्या देखते हैं कि जब ये इनका जो पानी समुद्र में मिल रहा होता है ना, यहाँ पर जो इनका पानी समुद्र में मिलता है नदियों का, और उसी के साथ आप देखते हैं कि उत्तर भारत से जो आने वाली हमारी हवाएं होती हैं और बादल जो हमारे समुद्र के ऊपर होते हैं, तो ऊपर से आने वाली हवाएं और जो बादल हमारे समुद्र के ऊपर होते हैं, इन दोनों के बीच में होता है मिलन, और इन दोनों के मिलन होने से ही चक्रवात की पैदा होती है। और ये जो सारा चक्रवात हो रहा है, ये सारा चक्रवात या फिर जो इसकी उपस्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में ही होता है, और बंगाल की खाड़ी का ये चक्रवात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इफेक्ट करता है। भारत के किस राज्य में आपको पता है कि सर्दी में बारिश होती है। तमिलनाडु राज्य में आपको पता है कि ऐसा होता है। क्यों होता है उसको हमने डिस्कस किया है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम वाला क्षेत्र, बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे कम बारिश हमारे पश्चिमी इलाके में होती है, सबसे कम बारिश, और सबसे ज्यादा बारिश हमारे पूर्व इलाके में होती है। पश्चिम के अंदर हमारा रण ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात का क्षेत्र हुआ, राजस्थान का क्षेत्र हुआ, और उसके बाद पंजाब और हरियाणा के जो इलाके हैं, यहाँ पर आप पूर्व राज्यों की अपेक्षा कम बारिश होते हुए देखते हैं। तो कच्छ से लेकर पंजाब, हरियाणा तक का जो क्षेत्र है।
तो दोस्तों ये तो हमारी आज की क्लास और उसके आंसर्स रहे क्विज के। और अब क्या करते हैं, आपकी क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए गए हैं। हम पूरी अपेक्षा करते हैं कि आप सभी बच्चे इन होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ, आपका एक और टॉपिक है दोस्तों ज्योग्राफी से ही संबंधित, जिसे कहा जाता है एक नया अध्याय, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसको आप सभी के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अध्याय होता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है वो देखेंगे और वनस्पति जात क्या होती है उसको समझेंगे। तो एक नया अध्याय आप सभी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रखने वाले हैं। आशा है कि आप सभी बच्चों के साथ जो हमने अपनी आज की क्लास करी ये काफी फायदेमंद रही होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए अध्याय को डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को करते रहें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।